पाकिस्तान की सियासत में एक नया बाब खुलने जा रहा है। एक नया किरदार, एक नया चेहरा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे ही सहाफ़ी की जिसे आज हम इकरारुल हसन के नाम से जानते हैं। वही इकरारुल हसन जिन्हें आपने बरसों टीवी पर करप्शन, जुल्म, नाइंसाफ़ी और सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते देखा। अगली भी देखे ना, समझ तो पूरी आएगी अब आपको। अब समझाए बगैर तो हम उठेंगे नहीं यहाँ से। अब वो कह रहे हैं कि वो एक नई अवामी पार्टी बना रहे हैं, एक ऐसी सियासी पार्टी जिसमें बड़े बड़े जागीरदार नहीं बल्कि आम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। ये तहरीक एक मजदूर, एक मेहनत कश, एक हारी और एक मजारे की औलाद को ऐवान के इख्तिदार तक पहुंचने का बराबर मौका देने की तहरीक है। और वो खुद कभी भी इस पार्टी के प्लेटफॉर्म से वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे और ना ही इस पार्टी का कोई बड़ा ओहदा लेंगे। और ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनका कहना है कि उनके पूरे ख़ानदान में से कभी भी कोई इस पार्टी के अंदर कोई भी ओहदा नहीं लेगा। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह बनाकर कहता हूं कि जिंदगी में कभी कोई सियासी, हुकूमती या सरकारी ओहदा नहीं लूंगा। अभी ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलती नहीं बल्कि नाचती है, क्या वहाँ पर एक अवामी पार्टी वाकई अवाम के लिए कुछ कर सकती है? अभी जब से इकरारुल हसन ने अपने पॉलिटिकल थॉट अवाम के साथ शेयर किए हैं तो सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है, जहाँ पर एक तरफ बहुत सारे लोग इकरारुल हसन को इस पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहीं बहुत सारे लोग इस पर इस्टेब्लिशमेंट का टाउट होने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो आइए फिर आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज़ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, और इकरारुल हसन पाकिस्तान के नौजवानों के साथ जो भी वादे कर रहे हैं, अगर कल को इनकी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो क्या ये सारे वादे पूरे कर पाएंगे? और क्या इकरारुल हसन की ये नई पार्टी क्या पाकिस्तान के अंदर एक सियासी इनकलाब लेकर आएगी या फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह इस्टेब्लिशमेंट की टाउट बनकर रह जाएगी? मेरी ख्वाहिश ये है कि आप, मैं, हम सब मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर जाएं, लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को इकट्ठा कर जाएं कि जिसमें वो जमहूरियत के ज़रिए, इलेक्शन के ज़रिए अपने अंदर से एक लीडर को मुंतखब करें और पाकिस्तान को लेकर आए। इकरारुल हसन पाकिस्तान के एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं। इनकी पॉपुलैरिटी की एक बड़ी वजह टीवी पर सरेआम जैसे प्रोग्राम हैं, जहां वो अवामी मसाइल, करप्शन और समाजी बुराइयों के खिलाफ खुलकर बोले। वैसे तो वो एक इन्वेस्टिगेशनल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर बातें और तनकीद करना शुरू कर दी। ख़ास तौर पर उन्होंने सबसे ज़्यादा तनकीद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर की। अगर आप उनके पिछले 3 सालों के ट्वीट उठाकर देखेंगे, उनमें से 90% ट्वीट उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ किए हुए हैं। लेकिन फिर पिछले दिनों इकरारुल हसन ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के अंदर एक नया सियासी निज़ाम लाना चाहते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा बरतानिया और अमेरिका के अंदर है। इनका कहना है कि ये मुल्क सिर्फ सियासतदानों का नहीं बल्कि आम आवाम का भी है, और यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। इनका दावा है कि इनकी पार्टी दरअसल आवाम की पार्टी होगी, जहाँ कोई जागीरदार या सरमायादार नहीं बल्कि आम उस्ताद, मजदूर, डॉक्टर और तालिबे इल्म भी पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकेंगे, और वो खुद कभी भी इस पार्टी के अंदर कोई भी बड़ा ओहदा नहीं लेंगे। ये तहरीक गलियों और मोहल्लों से बासलाहियत नौजवानों को उठाकर इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने की तहरीक है। लेकिन यहाँ पर असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में वाकई कोई अवामी पार्टी चल सकती है? क्योंकि हमारी तारीख बहुत बदनाम है। हर वो पार्टी जो अवामी नारे के साथ आई या तो ख़त्म कर दी गई या किसी बड़ी ताकत के हाथों इस्तेमाल हो गई। पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए यही पहलू आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस है कि क्या इकरारुल हसन को पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है। अभी ये सवाल उठ क्यों रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में ये पहली बार तो हो नहीं रहा। माजी में भी हमने यही देखा है कि जब कोई जमात बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है तो इसके मुकाबले में एक नई पार्टी लॉन्च कर दी जाती है ताकि अवामी वोट तकसीम हो जाए, और अपना काम होने के बाद इस पार्टी को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। याद कीजिए 2016 में TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अचानक सामने आई। उस वक्त नून लीग इक़्तिदार में थी और उस वक्त इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी बढ़ रही थी। अभी बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने TLP को लॉन्च किया था ताकि नून लीग के वोट को तकसीम किया जा सके, और 2018 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से नून लीग इलेक्शन हार गई थी। और आज जब नून लीग दोबारा इक़्तिदार में है और उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात भी अच्छे चल रहे हैं, तो फिर देखें कैसे TLP को
ایک چھوٹا سا بہانہ بنا کر کرش کر دیا گیا اور اس پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ اور اسی پیٹرن کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آج کے دن پاکستان تحریک انصاف اپنی پاپولیرٹی کے پیک پر ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اقرار الحسن کو لانچ کیا جا رہا ہو تاکہ پی ٹی آئی کے ووٹ کو بھی تقسیم کیا جا سکے۔ تو اب یہ سارے فیکٹس تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ اقرار الحسن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، لیکن ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈا اور ان کے خود کے بیانات کو دیکھتے ہوئے مجھ سمیت لاکھوں پاکستانیوں کے کچھ ڈاؤٹس ہیں، وہ ڈاؤٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ تو ابھی اقرار الحسن صاحب یہ بات تو کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پھر چاہے وہ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپل پارٹی، جے یو آئی ایف یا کوئی بھی دوسری پولیٹیکل پارٹی کیوں نہ ہو، ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں بلکہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ یعنی ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک خاندان کی ملکیت بن کر رہ گئی ہیں، جیسا کہ نون لیگ پہلے نواز شریف، پھر شہباز شریف، اس کے بعد آگے مریم نواز، حمزہ شہباز، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مریم نواز کا بیٹا جنید صفدر بھی اس پارٹی کا اندر آ جائے۔ اور دوسری طرف اگر ہم پیپل پارٹی کی طرف دیکھیں گے تو پیپل پارٹی پہلے ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد بینظیر بھٹو، اور اس کے بعد آگے آصف علی زرداری اور آج بلاول بھٹو زرداری اور ان کی بہن آصفہ بھٹو زرداری بھی اس پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جتنے بھی بڑے عہدے ہوتے ہیں وہ ان کے خاندان کے اپنے لوگوں کے پاس ہی رہتے ہیں۔ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے، لیکن آج کے دن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام ووٹ تو ڈالتی ہے لیکن ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں پاکستان کی عوام نے بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، لیکن ان کا یہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا اور جعلی فارم 47 جاری کر کے 17 سیٹوں والوں کو اٹھا کر حکومت دے دی گئی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت زیادہ دوریاں ہیں۔ فرض کریں اگر پھر بھی اقرار الحسن کی پارٹی الیکشن میں کامیاب ہو جاتی ہے اور عام لوگ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، تو کیا وہ یہ نظام کو بدل پائیں گے؟ کیونکہ نظام بدلنے کے لیے صرف نیت نہیں بلکہ طاقت چاہیے، اور طاقت ہمیشہ پاکستان میں پالیسی بنانے والوں کے پاس رہی ہے، جو عوامی نہیں بلکہ ادارہ جاتی طاقت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اصل فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ کہیں اور ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اقرار الحسن کا یہ قدم جرأت مندانہ ہے، وہ عوام کو ایک نئی امید دے رہے ہیں۔ لیکن یہ سوال ابھی بھی باقی رہے گا کہ کیا اقرار الحسن عوام کی آواز بنیں گے یا کسی اور کے سیاسی پروجیکٹ کا حصہ؟ وقت اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ عوامی انقلاب ہے یا ایک نیا سیاسی تجربہ۔ اللہ حافظ۔